आज हम बात करेंगे प्राइस वेरिएशन की। जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइस वेरिएशन क्लॉज होती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर के.एम. सोनी, एडीजी रिटायर्ड CPWD। प्राइस वेरिएशन होता क्या है? यदि हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो प्राइस वेरिएशन होता है कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट भरा होता है अपने टेंडर में, लेकिन हम देखते हैं कि जब बीच बीच में इन्फ्लेशन की वजह से रेट्स बढ़ जाते हैं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं मटेरियल्स के या लेबर के, या जो है उसमें जो बेसिकली मटेरियल लेबर्स, तो उसमें जो इनकम हो जाए या बढ़ जाए तो उसका इफ़ेक्ट कंसीडर किया जाए, तो और जो है उसी हिसाब से पेमेंट किया जाए। तो इस जो डिफरेंस आएगा कि कॉस्ट जो कोट किया था कॉन्ट्रैक्टर ने और जो उसको मिलने जा रहा है फाइनल अमाउंट, वो जो है होता है प्राइस वेरिएशन। अब हम देखें तो होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी बिड्स जो है सबमिट करता है, सिंगल बिड सिस्टम हो या 2 बिड सिस्टम हो, लेकिन बेसिकली जो प्राइस वेरिएशन है वो फाइनेंशियल बिड के साथ कनेक्टेड होता है। तो अब कॉन्ट्रैक्टर को कौन सी रेट मालूम है, हमको समझना चाहिए। वो रेट मालूम है जिस दिन वो टेंडर भर रहा है। हो सकता है उसके अगले दिन टेंडर उसके मार्केट की रेट चेंज हो जाए। तो क्या होता है कि एंड एम्प्लॉयर है वो कब किस दिन के लेना चाहिए, उसको लेना चाहिए जब कि उसको पता है कि जो सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को पता है रेट उस दिन के, तो वो रेट उस दिन की मान लें। तो होता ये है कि जो लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर होती है उस दिन की टेंडर रेट, उस दिन के रेट लिए जाते हैं, और ये मेंशन किया जाता है टेंडर डॉक्यूमेंट में कि प्राइस वेरिएशन के लिए जो है लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर्स के रेट, बेस रेट लिए जाएंगे। अब मान लीजिए कि किसी कॉन्ट्रैक्टर ने रेट भर दिए, पहले से सबमिट कर दिया, लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर मान लीजिए 31 अगस्त थी, 31 अगस्त, लेकिन उसने 25 अगस्त को ही अपना टेंडर भर दिया, तो उसके पास 31 अगस्त तक अपने रेट रिवाइज करने का चांस रहता है, राइट रहता है, तो वो अपने रेट रिवाइज कर सकता है। इसलिए जो है बेसिस जो होता है ना, बेस रेट जो होते हैं वो लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल बिड्स जो है रखे जाते हैं। यदि टेक्निकल बिड की डेट अलग है, फाइनेंशियल बिड की अलग है, तो जनरली जिस दिन फाइनेंशियल बिड की डेट ख़त्म होती है उस डेट के रेट कंसीडर किए जाते हैं और उसी हिसाब से प्रोविज़न टेंडर डॉक्यूमेंट में रखा जाता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट में। तो क्या होता है कि एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में सैकड़ों आइटम होते हैं, बहुत सारे मटेरियल होते हैं, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है कि सभी रेट का वेरिएशन जो है उसका इफ़ेक्ट लिया जाए। तो क्या करते हैं, कुछ जो मेजर आइटम होते हैं उनका प्राइस वेरिएशन का इफेक्ट डायरेक्टली ले लिया जाता है, और बाकी जितने आइटम होते हैं उनको एक ग्रुप में क्लब कर दिया जाता है। अब मेजर आइटम का मतलब है, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में हो सकता है मेजर आइटम जो स्टील हो, सीमेंट हो, लेबर हो, है ना, और जो है हो सकता है 1-2 आइटम और किसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। लेकिन रोड में कुछ अलग आइटम हो सकते हैं, थर्मल पावर में उसमें अलग आइटम हो सकते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट इनकी जो मेजर कंपोनेंट है ना वो तय करता है कि कौन कौन से कंपोनेंट वो कंसीडर करेगा जब एनालिसिस करता है या पे करता है वेरिएशन क्लॉज का अमाउंट, और बाकी को वो क्या करता है, क्लब कर देता है। अब समझ लीजिए कि एक बिल्डिंग है तो उसमें लेबर हो सकता है। अब कुछ लोग लेबर में भी कह सकते हैं कि स्किल्ड हो सकती है, अनस्किल्ड हो सकती है, सेमी स्किल्ड हो सकती है। स्टील होता है, मान लीजिए कोई कहे कि रिइंफोर्समेंट बार हो सकती हैं, स्ट्रक्चरल स्टील हो सकता है। सीमेंट है, जैसे मान लीजिए कोई कहे OPC, PPC या कोई और दूसरा सीमेंट यूज हो रहा है तो वो भी हो सकता है, या कम्बिनेशन हो सकता है, सबका यूज हो रहा हो। POL हो सकता है
बिट्यूमन हो सकता है रोड वगैरह में, इस तरह के कई आइटम अलग अलग हो सकते हैं। अब एनालिसिस करें तो देखें, मान लीजिए लेबर है, ये एक समय के जो है रेट लिए गए, जिसमें कि अनस्किल्ड लेबर जिस दिन टेंडर आया, जिस दिन लास्ट डे सबमिशन थे, उसके रेट क्या थे और फिर नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हो गए। तो देखा गया कि जो है उसके रेट थे, आप देखेंगे 2.3% बढ़ गए। ऐसे ही सेमी स्किल्ड के बढ़ गए उतने ही, स्किल्ड के जो है अभी ऑलमोस्ट उतने ही बढ़ गए। इसलिए क्या होता है कि जब गवर्नमेंट रेट बढ़ाती तो ऑलमोस्ट सिमिलर परसेंटेज पर रेट बढ़ते हैं। इसलिए 2 या 3 जो है सेमी स्किल्ड अलग, अनस्किल्ड अलग, स्किल्ड अलग, अनस्किल्ड अलग, इस तरह से जो है हमें रेट जो है उसमें कंपोनेंट रखने की ज़रूरत नहीं होती है टेंडर में या कॉन्ट्रैक्ट में। तो उसके लिए हम सिंपल लेबर के जो है हम रेट कंसीडर कर सकते हैं, और अनस्किल्ड वर्कर जनरली कंसीडर कर लिया जाता है एनालिसिस में, जिसके गवर्नमेंट जो है एनालिसिस गवर्नमेंट जो है रेट जो है अपने नोटिफाई करती है। अब स्टील की बात करें, अब स्टील में जो है रीइंफोर्समेंट बार में भी TMT हो सकता है, FE 415, 500, 550, 600, 500D हो सकता है, देन स्ट्रक्चरल स्टील हो सकता है, फिर देन डाया वो बार के रेट अलग अलग हो सकते हैं, 20 mm, 25 mm, 32 mm, या जो है 8 mm के रेट जो है अलग अलग हो सकते हैं। पर मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, टाटा का अलग हो सकता है, CL का अलग हो सकता है, किसी तीसरे मैन्युफैक्चरर का अलग हो सकता है। फिर रेट हमें साइट पे लेने हैं या फैक्ट्री में लेने हैं। लेकिन एक चीज़ समझने की होती है, वो ये है कि एक तरह के स्टील के रेट लगभग जो है उतने ही परसेंटेज में बढ़ते हैं इन्फ्लेशन के समय। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे मैन्युफैक्चरर, तो यदि आप बेस रेट मान लीजिए सेल के लेते हैं, तो उसको पेमेंट के समय भी जो आपको देखना चाहिए कि सेल के रेट ही आप पे कर रहे हैं। ऐसे यदि टिस्को के लेते हैं या किसी और मैन्युफैक्चरर के लेते हैं, तो वही रेट जब उसके जो है दोबारा लेंगे तो आपको देखेंगे कि जो है एक प्रोपोर्शनेट रेट बाकी मैन्युफैक्चरर के हिसाब से वही मिलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने पहले जो है मान लीजिए FE 415 के बेस रेट ले लिए और वेरिएशन के समय उसको 500D के पे कर दिए, तो उसमें हो सकता है कि आप ज़्यादा पेमेंट करते हैं, और या फिर आपने जो है बेस रेट 500D के ले लिए और पेमेंट करते समय उसको 415 पे कर दिए, तो वो कम पे करेंगे। तो इसलिए आपको जो है ये इंश्योर करना चाहिए कि जब बेस इंडाइसिस आप निकालते हैं या पे करते हैं जिस बेसिस पे, तो सेम बेसिस पर करें। इसी तरह स्ट्रक्चरल स्टील के तो जनरली देखा गया है कि यदि आप एक तरह का स्टील लेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज भी लगभग उतना ही होगा, तो इससे फिर जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिक्स नहीं करना चाहिए कि आप बार्स में स्ट्रक्चरल स्टील मिक्स कर दें या स्ट्रक्चरल स्टील में के रेट जो है बार से कर दें, और सेम डाई का करें। अब सिमिलरली सीमेंट के लिए OPC के रेट यदि बढ़ेंगे तो PPC के भी बढ़ेंगे। तो OPC 33 ग्रेड के बढ़ेंगे तो 43 ग्रेड बढ़ेंगे, 53 ग्रेड के बढ़ेंगे तो या PPC के बढ़ेंगे। तो आपको जो है जो रेट लेना है वो एक ही ग्रेड के सीमेंट, मान लीजिए 43 ग्रेड आप लेते हैं तो 43 ग्रेड के बेस रेट भी होंगे, और फिर जिस समय आप वेरिएशन पे कर रहे हैं उसके रेट भी हमेशा उसी के बेसिस पर होंगे, या PPC के ले रहे हैं तो PPC बेस पर ही होंगे। फिर उसके मैन्युफैक्चरर भी डिपेंड करते हैं रेट। यदि आप जो भी मैन्युफैक्चरर के रेट ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, सेम करिए, उसमें ना डिपार्टमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम होगी ना कॉन्ट्रैक्टर के लिए कोई प्रॉब्लम होगी। अब वो कभी बार हम साइट पे ले लेते हैं, कभी फैक्ट्री में लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है फैक्ट्री के रेट यदि आपके पास अवेलेबल हैं तो फैक्ट्री के ले लीजिए, क्योंकि ये परसेंटेज है। तो परसेंटेज जब लेंगे आप तो जो है वो अपने आप जो है चाहे साइट पर हो चाहे जो है वो आपकी फैक्ट्री में हो, तो उसका इफेक्ट कंसीडर हो जाएगा। जो बाकी बचे मटेरियल होते हैं वो हम एक जगह क्लब कर लेते हैं, इसलिए उनके इफेक्ट भी जो है हम कंसीडर कर लेते हैं। फिर कुछ जन होता है कि फिर जब हम एक जगह क्यों नहीं पे करते सारे मटेरियल्स का, सीमेंट स्टील का अलग अलग क्यों कर लेते हैं फिर सभी मटेरियल का, इसलिए कि जो है इन यदि मटेरियल में सीमेंट मान लीजिए स्टील में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो उसका इफेक्ट यदि अदर मटेरियल्स के साथ क्लब कर देंगे तो एवरेज हो जाता है, जिससे हमें जो है या कॉन्ट्रैक्टर को जो है मुश्किल हो सकती है या डिपार्टमेंट के लिए भी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए हम मेजर मटेरियल्स का अलग कर लेते हैं, अदर मटेरियल्स का क्लब कर देते हैं। फार्मूला जनरल फार्मूला देखें तो क्या है,
वेरिएशन जो यदि कॉस्ट ऑफ आइटम में देखेंगे तो मान लीजिए W कॉस्ट ऑफ वर्क डन है, तो उसमें एक परसेंटेज है आइटम का, मान लीजिए जैसे वेटेज या परसेंटेज जो कंपोनेंट आइटम हो वो मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं जो है जो कोफिशिएंट जो है उस समय का जो हम पे कर रहे हैं, और जब हमारा बेस कोफिशिएंट था उसमें से माइनस कर दें और उससे जो है परसेंटेज निकाल लें। तो ये जो है फार्मूला जनरल फार्मूला बन जाता है, और इसी हिसाब से हम उसका प्राइस कंसीडर करते हैं। आप देखेंगे कि जो है डिफरेंट मटेरियल, चाहे सीमेंट हो, चाहे स्टील हो, चाहे लेबर हो, इसी बेसिस पर जो है हम उनका इफेक्ट निकालते हैं। अब होता क्या है कि प्राइस वेरिएशन जो दिया जाता है वो कॉस्ट ऑफ वर्क में दिया जाता है, उसमें से पहले कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और ओवरहेड निकाल लेते हैं। सो आपने देखा होगा कि फार्मूले में 0.85 बिल्डिंग में लिया जाता है, इसका मतलब उसमें 15% कंसीडर करते हैं कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ओवरहेड। इसका मतलब हम इनडायरेक्टली उसको रिएम्बर्स कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, जो भी जो है एक्स्ट्रा जो है उसको वेरिएशन प्राइस वेरिएशन पे कर रहे हैं उसको हम रिएम्बर्स कर रहे हैं। फिर क्या है कि यदि उसने कोई एडवांसेस ले रखे मटेरियल पर या सिक्योर्ड एडवांस ले रखे हैं, तो उसने वो उतना कंपोनेंट तो ऑलरेडी पुराने रेट पे लिया हुआ है, तो इसलिए वो जो है हम उतना अमाउंट माइनस कर देते हैं ग्रॉस बिल से, और जो है हम हमेशा पे करते हैं। ये तो हम सभी को मालूम है कि प्राइस वेरिएशन बीच में पे करेंगे जो सिंस प्रीवियस बिल है, क्योंकि पहला उसके जब से मतलब उसको पे हो चुका है एक बार, उसके बाद ही करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, और उसमें से यदि जो आपने एडवांस ऑलरेडी पे कर दिया है या सिक्योर्ड एडवांस पे कर दिया है वो माइनस कर देंगे। फिर जो बचेगा उसको जो है आप जितना 85% है या किसी टेंडर में हो सकता है कि 75% हो, तो वो जो है डिपेंड जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और ओवरहेड के हिसाब से उसका जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उस अमाउंट पर जो है प्राइस वेरिएशन पे किया जाता है ना। जैसे अब कई बार ये मुद्दा उठता है कि लेबर रेट तो हम गवर्नमेंट रेट नोटिफिकेशन के हिसाब से ले लेते हैं, गवर्नमेंट क्लेम भी करता है कॉन्ट्रैक्टर, तो लेकिन वर्कर्स को रियली क्या मिलता है। बेसिकली हमको समझना चाहिए कि जो प्राइस वेरिएशन एक रिएम्बर्समेंट क्लॉज है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को जो है वर्कर्स को वो पे करने हैं, इसलिए हम जो है उसको पे कर रहे हैं। इसलिए जो है कई बार ये कहा जाता है कि हमको रिएम्बर्समेंट प्रूफ रिएम्बर्समेंट करना चाहिए, प्रूफ लेना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर से कि उसने वास्तव में पे की है। तो क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि जो है जो हकदार है उसको ये पैसे जाने चाहिए। तो इसलिए जो है ये लेबर रेट्स, जो लेबर का कंपोनेंट, मटेरियल का कंपोनेंट हमें पता है कि उसने कॉन्ट्रैक्टर ने पे किए होंगे, लेबर कंपोनेंट पर ये माना जाता है कि जो है हमको इंश्योर करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट भी कहती है कि हमको इंश्योर करना चाहिए कि मिनिमम वेजेस जो है पे होते हैं, और यदि गवर्नमेंट ने उनमें नोटिफिकेशन में बढ़ा दिए हैं तो वो भी उसको वर्कर को पे हो रहे हैं। मटेरियल्स की बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो मटेरियल कंपोनेंट होते हैं उनके ऊपर लेते हैं, जो पब्लिश होते हैं इकोनॉमिक एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कई बार जो है यदि मटेरियल्स के नहीं होते हैं, तो जैसे मैंने बताया, मान लीजिए कि स्टील के हैं या जो सीमेंट के हैं, तो आप किसी मैन्युफैक्चरर के रेट ले सकते हैं, बट सेम टाइप को मटेरियल्स पे रखिए, सेम डाया के रखिए, और सेम जो है फिलॉसफी रखिए, सेम कंसेप्ट रखिए कि यदि आपने जो लिया है पहले वही जो है आगे आप लेंगे बेस में भी, और जिस समय जो है आप जो है उसको प्राइस वेरिएशन पे कर रहे हैं जिस क्वार्टर का। कई बार गलती से ऐसा हो जाता है कि जो है आप बेस इंडेक्स जो है शुरू में मान लीजिए आपने किसी 12 mm सरिये के निकाले हुए हैं, बार के निकाले हुए हैं, बाद में आप एवरेज कर लेते हैं वो गलत है, या 20 के कर लेते हैं तो गलत है, 8 के कर लेते हैं तो गलत है। तो इसलिए जो है सेम बेस जिस हिसाब से लिए है उसी में जो है हम आपको आगे की भी जो है इंडाइसेस जो है कैलकुलेट करनी चाहिए। ये हम जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो है बेस रेट और रेट जिस पीरियड के हैं वो सेम टाइप ऑफ स्टील, सेम टाइप ऑफ सीमेंट और सेम प्लेस पे, यदि फैक्ट्री पे आप ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्ट्री के ही जो है आप कंसीडर करेंगे। बार के ले रहे हैं तो बार के करें, स्ट्रक्चरल स्टील के ले रहे हैं तो स्ट्रक्चरल स्टील करें, क्योंकि जो है प्रोपोर्शनेट रेट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर फैशन में जो है चेंज होते हैं। ऐसी सीमेंट में आप देखें कि जो है आप यदि आपने पीपीसी के पहले रेट ले रखें तो पीपीसी के ही कंसीडर करें, ओपीसी के ले रखें तो ओपीसी करें, जिस ग्रेड के ले रखें वो करें, और फैक्ट्री के ले रखें तो फैक्ट्री के जो है हमेशा सेम प्रिंसिपल फॉलो करें।
कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कई बार जो है हम वेरिएशन अलाउ करते हैं, सभी इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कई ऑर्गेनाइजेशन जो है कहते हैं कि टाइम के हिसाब से करें, कि मान लीजिए 6 महीने तक करते हैं, उसके बाद 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, उसके बाद करते हैं। कुछ हैं जो है कॉस्ट के हिसाब से करते हैं, कि मान लीजिए 20 करोड़ का काम है तो नहीं 20 करोड़ तक नहीं करेंगे, ऊपर करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इसको टाइम और कॉस्ट दोनों से कंसीडर करना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इस पर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है अभी। बट नॉर्मली क्वार्टरली जो है प्राइस वेरिएशन पे किया जाता है। एक बात हम समझ सकते हैं कि प्राइस वेरिएशन बेसिकली इसलिए होता है कि जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर के बस में नहीं है, हाथ में नहीं है, और उसको पता नहीं है क्या आगे होने जा रहा है, तो उसका रिएम्बर्समेंट है अनसर्टेनिटी के लिए, रिस्क के लिए है। इसलिए यदि हम प्राइस वेरिएशन क्लॉज डालते भी हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में तो उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। हम देखते हैं कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में जो प्राइस वेरिएशन क्लॉज जनरली नहीं होता है, बट आइटम रेट परसेंटेज रेट में होता है। बट वो उसमें भी कई बार जो है कोई 6 महीने के बाद करता है, कोई साल के बाद करता है, कोई 1.5 साल के बाद करता है। सो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि अभी इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। सो ये कई बार जो है कोई किसी को बड़ा नुकसान होता है। मान लीजिए यदि जो है लास्ट डेट जो है ऐसी पड़ती है जहाँ बजट की वजह से बढ़ जाएंगे रेट या कम हो जाएंगे, तो उस समय वेरिएशन का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और यदि उसमें क्लॉज नहीं है तो जो है कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी मुश्किल होता है। कई बार सडनली जो किसी आइटम के रेट बढ़ जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ये दोनों चीज़ें मुश्किल पैदा करती हैं। ये कई बार एक ही क्लॉज होता है प्राइस वेरिएशन क्लॉज का, कई बार 2 क्लॉज होते हैं, कई बार 3 क्लॉज होते हैं। नॉर्मली लेबर एस्केलेशन का क्लॉज होता है क्योंकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, तो जो उसकी वजह से होता है सभी में। लेकिन कई बार जो है मान लीजिए कुछ में नहीं भी होता है, लेकिन जैसे किसी में कुछ मेजर मटेरियल्स का क्लॉज डाला होता है, जैसे हम 10C ये कहते हैं CBWD में, या 10C जो है लेबर के लिए कहते हैं, या 10CC कहते हैं सभी के लिए। यदि सभी मटेरियल्स पर और लेबर पर है तो 10CC कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट पर किस तरह से उन्होंने कंसीडर किया है। सो जो है जब प्राइस वेरिएशन क्लॉज डालें आप, पर्टिकुलरली सभी डिपार्टमेंट, उनको भी ये समझना चाहिए कि ये क्लॉज इसलिए है कि ये एक रिएम्बर्समेंट क्लॉज है इन्फ्लेशन के कारण, जो किसी को मालूम नहीं है। तो ये उनके हिसाब मतलब जितना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर लोड करेगा, यदि लोड करता है उसी कॉन्ट्रैक्ट पर तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो यदि जो है प्राइस वेरिएशन क्लॉज है तो काफ़ी हद तक जो है दोनों को रिस्क कम हो सकता है। बट स्टिल डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की सोच क्या है, उस हिसाब से वो अपने डॉक्यूमेंट बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं KM सोनी, रिटायर्ड ADG CBWD।